and welcome to Serious Economics. In this video, we will cover Environmental Economics Part B, which is Population Studies and Demography. Okay, so अब तक हमने क्या Environmental Economics में क्या कवर कर चुके हैं? Environmental Economics की थ्योरीज, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड ब्लॉक 1 से 4 तक हम कवर कर चुके हैं इसमें, ठीक है, जिसमें हमने इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके गुड क्लासिफिकेशन, मार्केट फेलियर एंड एनवायरमेंटल वैल्यूएशन के जितने भी मेथड है, जैसे कि कोस्ट, एक्सटर्नलिटीज, प्रॉपर्टी राइट में हमने कोस्ट थ्योरम एंड पिग्यूवियन टैक्स, ये सारी चीजें देख चुके हैं। एनवायरमेंटल वैल्यूएशन में कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड एंड और भी जितने भी टाइप्स थे, ये हम ब्लॉक 4 तक कवर कर चुके हैं, ठीक है। ब्लॉक 5 भी हमने कवर कर लिया है, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, जो ट्रेडेबल परमिट एंड टैक्सेस, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, ठीक है। ओके, अब हमें कवर करना है पार्ट बी, जो कि पॉपुलेशन स्टडीज एंड डेमोग्राफी है। ये इंडियन इकोनॉमी से भी रिलेटेड है और करंट से भी रिलेटेड है और काफी इंपॉर्टेंट है ये इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का पार्ट। इससे क्वेश्चन भी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं करंट से रिलेटेड। ओके, सो लेट्स बिगिन। अगर हम बात करें ब्लॉक 6 to 11 हमें पढ़ना क्या है, तो पहला हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है फर्टिलिटी का, ठीक है, उससे रिलेटेड डाटा देखना है, मोर्टेलिटी पढ़ना है, हेल्थ मेजर्स देखने हैं, माइग्रेशन देखना है, एज स्ट्रक्चर देखना है एंड डाटा सोर्सेज। डाटा सोर्सेज में हम कौन कौन सा डाटा देखेंगे? नेशनल एनएफएचएस का देखेंगे, फिर एसआरएस का देखेंगे एंड सेंसस ऑफ इंडिया। ओके, सो लेट्स बिगिन द क्लास। ओके, पहले हम प्रॉपर उस ब्लॉक 6 पे जाने से पहले हम देख लेते हैं ब्लॉक 1 to 5 एक समरी। ओके, तो पहला जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंटरफेस, इसमें एरीज और नीज का मटेरियल बैलेंस मॉडल है। ये क्या कहता था कि जो भी हम नेचर से लेते हैं वो इवेंचुअली वेस्ट बन के वापस नेचर में ही जाता है, ठीक है। ये किस पे बेस्ड था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर पे, ठीक है। इसको सिंपली अगर बोले तो 100 यूनिट रिसोर्स लिया, इवेंचुअली आप 100 यूनिट वेस्ट भी बनाएंगे, ठीक है, और वो कहाँ जाएगा? नेचर में ही जाएगा, ठीक है। इसमें 3 सेक्टर्स थे, जैसे एक्सट्रैक्टिव, जिससे एक्सट्रैक्टिव मतलब रिसोर्स निकालना, दूसरा था प्रोडक्शन मतलब गुड्स बनाना, एंड तीसरा जो है रेसिजुअल मतलब वेस्ट जनरेट करना, ठीक है। तो क्या करना है? पॉल्यूशन इज, इसमें एक मेन क्रक्स था, पॉल्यूशन इज इनएविटेबल, ठीक है। यू कांट एलिमिनेट वेस्ट, ओनली ट्रांसफॉर्म और रिड्यूस इट, ठीक। यही कहता है एरिज नीज की मटेरियल बैलेंस मॉडल कि पॉल्यूशन इनएविटेबल है, तुम पॉल्यूशन खत्म नहीं कर सकते हो, एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, बस उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इकोनॉमिक्स में क्या कहता है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ था जो एनर्जी मैटर इज कंजर्व, नथिंग डिसअपियर, मींस कि फर्स्ट लॉ इसमें लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कहता है कि नथिंग इज क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। मतलब इकोनॉमी में अगर इस इकोनॉमिक मीनिंग इसका समझे तो ऑल इनपुट जो होगा वो आउटपुट या वेस्ट बनाएगा, ठीक है। और सेकंड लॉ क्या कहता है कि एनर्जी डिग्रेड होती है, ठीक है। सेकंड लॉ कहता है एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेज, अ यूजफुल एनर्जी डिग्रेड इनटू वेस्ट हीट। मतलब इसका ये सिंपली है कि एनर्जी जो है डिग्रेड होती है, यूजफुल होती है, फिर यूजलेस हो जाती है, ठीक है। मतलब मान लो कि कोल बर्न किया, ठीक है, उससे एनर्जी मिलती है, यूजफुल हुआ, बट वापस कोल नहीं बन सकता है ना, फिर वो तो हमारे लिए यूजलेस हो गया। कोल जो है वो बर्न हो गया, एनर्जी मिल गई, पर वो वापस तो कोल बन नहीं सकता है, तो वो यूजलेस हो गया। तो यही सेकंड लॉ कहता है एंट्रोपी लॉ। ओके, तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इकोनॉमिक्स में क्या लगाते हैं? 2 लॉ लगाते हैं। फर्स्ट जो है एनर्जी मैटर इज कंजर्व, मींस नथिंग इज क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, जितने भी आउटपुट होंगे वो जितने भी ऑल इनपुट जो होंगे वो आउटपुट या वेस्ट बनेगा, ठीक। सेकेंड लॉ एंट्रोपी लॉ कहता है कि एनर्जी डिग्रेड होती है, फिर यूजफुल होती है, फिर यूजलेस हो जाती है, ठीक। ओके, इसका ओवरऑल क्रक्स ये था कि इकोनॉमिक प्रोसेस जो है इरिवर्सिबल है, अनलिमिटेड ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्रक्स था, ठीक है। अब हम देखते हैं सर्कुलर इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट। सर्कुलर इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट ये था कि जो डिजाइन इकोनॉमिक सिस्टम टू एलिमिनेट वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए ये इकोनॉमिक सिस्टम डिजाइन किया गया था। इसमें कह रहा है कि आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम इनपुट ऑफ अनदर, ठीक है। किसी एक प्रोसेस का आउटपुट जो होगा वो दूसरे प्रोसेस का इनपुट होगा।
इंस्पायर्ड बाय नेचुरल इकोसिस्टम वेयर नथिंग इज वेस्टेड। ये नेचुरल इकोसिस्टम से इंस्पायर था और जिसमें कहता था कि कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, मीन्स कि वेस्ट जो है इक्वल होगा रिसोर्स फॉर अनदर प्रोसेस। जो भी किसी चीज किसी भी आउटपुट का वेस्ट होगा वो किसी और रिसोर्स में अनदर प्रोसेस में काम आ जाए, ठीक है। इसका कोर आइडिया ये था। मतलब लीनियर, अगर लीनियर वर्सेस सर्कुलर में समझे, लीनियर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड सर्कुलर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में, तो लीनियर में होता है कि टेक मेक एंड डिस्पोज, ठीक है। सर्कुलर में रीयूज रिसाइकल रिपेयर, बस इसमें 3R की बात हुई है, रीयूज रिसाइकल रिपेयर, ठीक है। रीयूज रिसाइकल रिपेयर 3R की बात हुई है। और लीनियर में, लीनियर अगर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कहते हैं इन्वायरमेंट का, तो उसका क्या होता है, टेक मेक एंड डिस्पोज, ठीक है। लो बनाओ और डिस्पोज करो, ठीक है। तो इसका ओवरऑल क्रक्स सर्कुलर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट का ये था कि वेस्ट को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं बट रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी यही क्रक्स था। फिर हम ब्लॉक 2 हमने पढ़ा था, ब्लॉक 2 पे चलते हैं, गुड्स क्लासिफिकेशन एंड एनवायरनमेंट। इसमें हमने टाइप्स ऑफ गुड देखी थी, राइवलरी एंड एक्सक्लूडेबिलिटी के बाद हमने क्रोनोलॉजी वीडियो में बात की थी कि कितने टाइप ऑफ गुड होते हैं टोटल इकोनॉमिक्स में, हम कितने बेसिस पे बांट सकते हैं, ठीक है। पर हम इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स में राइवलरी एंड एक्सक्लूडेबिलिटी पे ही गुड्स पढ़ते हैं, बाकी तो बहुत सारी बेसिस पे गुड्स को बांटा जाता है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट है। राइवलरी मीन्स की यूज रिड्यूसेस एबिलिटी, जो यूज है, जैसे जैसे आप यूज करते हो उससे क्या होता है, दूसरों के लिए, जो दूसरे पर्सन है उनके लिए एबिलिटी जो है वो रिड्यूस होती है। एक्सक्लूडेबिलिटी का मीन्स क्या था कि नॉन पेयर्स को रोका जा सकता है, ठीक, मतलब एक्सक्लूड किया जा सकता है, जो 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 नेचुरल रिसोर्स के लिए पे नहीं किए, नेचुरल नहीं मतलब किसी भी चीज के लिए जो पे नहीं कर रहा उनको रोका जा सकता है। और राइवलरी का मतलब कि अगर रिड्यूस एक मतलब एक पर्सन यूज कर रहा है तो दूसरे के लिए उसकी एबिलिटी कम होगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है राइवलरी का एंड एक्सक्लूडेबिलिटी का। इसमें टाइप्स कितने थे, तो प्राइवेट, पब्लिक, क्लब एंड कॉमन, ठीक है। प्राइवेट गुड में हमने माना कि वो राइबल भी है, एक्सक्लूडेबल भी है। एग्जाम्पल फूड, अगर प्राइवेटली आप कुछ खरीद के ला रहे हो, कंजप्शन कर रहे हो या कुछ भी, तो उसमें आप यूज कर रहे हो, अगर एक पैकेट, तो एक पैकेट आप कोई चीज खरीद के ला रहे हो तो वो जो प्रोडक्शन में हुआ है वो एक पैकेट तो रिड्यूस होगा ना, हो सकता है अगर उसकी लिमिटेड प्रोडक्शन हो तो दूसरे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम हुई। तो प्राइवेट गुड जो है वो राइबल भी है, एक्सक्लूडेबल भी है, उसकी वजह से जो है जो जो उसके लिए पे नहीं करेगा उसको मिलेगा नहीं। पब्लिक गुड इनमें से दोनों नहीं है। पब्लिक गुड जो होता है जैसे कि क्लीन एयर सबके लिए अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, ना एक्सक्लूड कर सकते हैं ना राइबल है ये। क्लब गुड में क्या है कि राइबल तो नहीं है कि एक के यूज करने से मतलब वो कम हो जाएगा, पर एक्सक्लूडेबल है, जैसे कि टोल 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 प्लाजा, जैसे टोल रोड क्या है कि जिसपे जो टोल पे करेगा वही उससे क्रॉस करेगा, ठीक है। तो ये एक्सक्लूड तो कर रहा है ना जो नहीं पे कर पा रहा है, पर राइबल नहीं है, कितने लोग भी उस रोड से क्रॉस करो, ठीक है। ओके। कॉमन गुड में क्या होता है कि कॉमन गुड में कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो राइबल होता है पर एक्सक्लूडेबल नहीं होता है। मींस की फिशरी में आप ऐसा नहीं है कि एक फिशरमैन को अलाउ करोगे दूसरे को नहीं अलाउ करोगे, ऐसा नहीं हो, एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो, लेकिन वो राइबल तो है ना, क्योंकि आप जितने फिशरमैन अगर फिशरी जितने फिश निकालेंगे उतनी क्या होगी, फिश की क्वांटिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो मोस्टली इसका क्रक्स यही है कि इन्वायरमेंट मोस्टली जो है पब्लिक गुड है, इन्वायरमेंट जो है मोस्टली पब्लिक गुड है, इसलिए मार्केट जो है वो फेल होता है, ठीक है। ओके। हमने देख लिया ये सारे कॉन्सेप्ट। और एक और कॉन्सेप्ट है इसमें कि टू मेनी यूजर्स क्या लाते हैं, कंजेशन प्रॉब्लम लाते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमल साइज हमें मतलब बेनिफिट कॉस्ट शेयरिंग, देखो अगर टू मेनी यूजर्स क्या लाते हैं, कंजेशन प्रॉब्लम, अगर ऑप्टिमल साइज की बात करें तो बेनिफिट मतलब जो कॉस्ट शेयरिंग हो इक्वल होना चाहिए कंजेशन कॉस्ट के बराबर, ठीक है। यही क्लब गुड भी कहता है। क्लब गुड क्या होता है, नॉन राइबल बट एक्सक्लूडेबल होता है, एग्जाम्पल में प्राइवेट पार्क, ठीक। ओके। अगर अब हम बात करें ट्रेजेडी ऑफ कॉमन की, ठीक है, ये है क्लब गुड एंड ऑप्टिमल प्रोविजन जो हमने अभी देखा। और क्लब गुड एंड ऑप्टिमल प्रोविजन का बेसिकली क्लब गुड का क्या हमने बताया अभी कि नॉन राइबल होता है, एक्सक्लूडेबल होता है, एग्जाम्पल प्राइवेट पार्क। कॉन्सेप्ट क्या है ऑप्टिमल साइज का कि बेनिफिट कॉस्ट शेयरिंग जो है ना वो कंजेशन कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और क्रक्स इसका यही होता है कि टू मेनी यूजर्स जो है वो कंजेशन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसमें इसको दिया किसने था, डेवलप किया गया था जेम्स बुचानन द्वारा 1965 में क्लब गुड को, ठीक है। ओके।
और इसमें क्लब गुड में जो बात की गई है वो किसकी बात की गई है, कंजेशन प्रॉब्लम की और कंजेशन कॉस्ट की, ठीक है, कंजेशन प्रॉब्लम एंड कंजेशन कॉस्ट की। एंड उसमें ऑप्टिमल की जो बात की जाती है, तो ऑप्टिमल साइज तब अटेन होता है जब बेनिफिट जो है इक्वल हो जाए कंजेशन कॉस्ट के, ठीक। ओके, अब बात करते हैं इन्वायरमेंट एज ए पब्लिक गुड एंड मार्केट फेलियर। इसमें हम क्या देखते हैं कि क्लीन एयर जो है ना वो नॉन राइबल है प्लस नॉन एक्सक्लूडेबल है, लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम आती है कि फ्री राइडर प्रॉब्लम आ जाती है, कोई नहीं पे करेगा लेकिन सब बेनिफिट लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि मार्केट अंडर अंडर प्रोवाइड्स इन्वायरमेंट और गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है इसमें नीड जरूरत हो जाती है, क्योंकि कोई पे नहीं कर रहा है, सब बेनिफिट लेंगे, तो उससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट डिग्रेड तो होती ही है और इसके रिजल्टेंट मार्केट भी फेलियर होता है, इसलिए इसमें कहता है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जरूरी है, ठीक। ओके, प्रॉपर्टी राइट वर्सेस कॉमन प्रॉपर्टी, ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन, ठीक है। तो इसका बेसिक की आइडिया है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन जो है 1968 में गैरेट हार्डिन के पेपर में उन्होंने दिया था, ठीक है। इसमें बेसिक की आइडिया ये है कि जो ओपन एक्सेस रिसोर्सेज है, ठीक है, जो ओपन एक्सेस रिसोर्सेज आर ओवर एक्सप्लॉइटेड बिकॉज नो वन ओन्स देम। जो ओपन एक्सेस है, मान लो ओपन लेक है, कोई भी चीज ओपन फॉरेस्ट है, वो क्या होती है कि ओवर यूज होती है, क्योंकि सबको पता है कि ये किसी की ओनरशिप तो है नहीं, ना गवर्नमेंट की है ना पब्लिक प्राइवेटली किसी की है, तो हम कोई हमें रोक नहीं सकता, और कोई रोकेगा नहीं तो उसका ओवर यूज करते हैं लोग, और उससे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल ने तो कॉमन ग्रेजिंग लैंड जो होता है, ठीक है, वहां पे हर आदमी ज्यादा यूज करेगा और रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक। तो इसके लिए सोल्यूशन भी दिया गया है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी या तो डिक्लेयर करो, या प्राइवेटली ऑक्युपाई हो, या गवर्नमेंट का रेगुलेशन हो, या कम्युनिटी मैनेजमेंट हो। कम्युनिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो था वो ऑस्ट्रॉम ने दिया था, एलन ऑस्ट्रॉम ने, जिन्होंने नोबेल प्राइज भी 2009 में जीता था इसी चीज के लिए, या तो कम्युनिटी जो है उस चीज को मैनेजमेंट करे जो ओपन एक्सेस एरिया है, ठीक है, जिससे कि उसका ओवर यूज और डिस्ट्रक्शन ना हो, इसी को कहते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं मार्केट फेलियर एंड एक्सटर्नलिटीज इन एनवायरनमेंट। ये क्या है, तो बेसिक आइडिया इसका यही था कि पॉल्यूशन जो है वो एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, ठीक है। और जो इसमें कहता है कि प्राइवेट कॉस्ट जो है वो लेस होना चाहिए, किससे, सोशल कॉस्ट से, ठीक है। प्राइवेट कॉस्ट जो है वो लेस होना चाहिए सोशल कॉस्ट से, ठीक है। फर्म को इग्नोर करना चाहिए जो है डैमेज, ठीक। इसके अगर इस तरह अगर होगा तो रिजल्ट जो होगा क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन प्लस ओवर पॉल्यूशन, ठीक है। मतलब देखो, मार्केट फेलियर एंड एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, पॉल्यूशन जो एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट करता है, द पॉल्यूटर डज नॉट पे द फुल सोशल कॉस्ट ऑफ देयर एमिशन। जो पॉल्यूटर है वो जो है फुल सोशल कॉस्ट बियर ही नहीं करता इसका एमिशन का, तो यही इन्वायरमेंटल एक्सटर्नलिटीज का मतलब है कि जो इसमें क्या होता है कि प्राइवेट कॉस्ट जो है कम होता है और सोशल कॉस्ट ज्यादा हमें बियर करना पड़ता है, ठीक है। मार्केट ओवर प्रोड्यूस करती है, ओवर प्रोडक्शन के होता है, ओवर पॉपुलेशन होती है, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंटल एक्सटर्नलिटीज एक प्रॉब्लम है, ठीक है। ये कोई अच्छी चीज नहीं है कि प्राइवेट कॉस्ट जो है सोशल कॉस्ट से कम हो, बल्कि सोशल कॉस्ट को मतलब जो है ज्यादा होना चाहिए और प्राइवेट कॉस्ट को कम होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, प्राइवेट कॉस्ट को ज्यादा होना चाहिए, सोशल कॉस्ट को कम होना चाहिए, ठीक है। सोशल कॉस्ट मतलब सोशल जो समाज पे कॉस्ट पड़ रहा है इनके पॉल्यूशन के कारण, ठीक है। और प्राइवेट कॉस्ट का मतलब कि जो प्राइवेट को कॉस्ट पड़ रहा है उसके पॉल्यूशन के कारण, तो हमेशा प्राइवेट मेंबर को ज्यादा, पूरा समाज क्यों उसकी प्रोडक्शन उसकी प्रॉफिट का भुगतान करे, ठीक है। ये है, तो मार्केट इसका मेन क्रक्स यही था, इन्वायरमेंटल एक्सटर्नलिटीज, मार्केट फेलियर एंड एक्सटर्नलिटीज इन इन्वायरमेंट का, कि मार्केट जो है प्रोड्यूस करती है ज्यादा और पॉल्यूशन को ऑप्टिमल लेवल पे ले जाती है, ठीक है। इसलिए इस सोल्यूशन दिया गया था पिगीवियन टैक्स का, ठीक है। पिगीवियन टैक्स का दिया गया था, कोस्ट थ्योरम भी एक सोल्यूशन था, पर मोर जो प्रैक्टिकल माना गया वो पिगीवियन टैक्स को माना गया, ठीक है। कोस्ट थ्योरम का जो सोल्यूशन दिया गया था उसमें क्या था कि प्रॉपर्टी राइट्स क्लियर हो, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो, नेगोशिएशन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, ठीक है। ये कोस्ट थ्योरम ने दिया था कि अगर प्रॉपर्टी राइट क्लियर होंगे इंडस्ट्री के, हमने इसका डीप में कॉन्सेप्ट देख चुके हैं कि इंडस्ट्री का प्रॉपर्टी राइट क्लियर होगा और
जो प्राइवेट पर्सन है उनका या सोसाइटी का प्रॉपर्टी राइट क्लियर होगा, तो उससे क्या होगा ना कि लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगा, नेगोशिएशन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्री अगर पॉल्यूट करेगा तो उसको पता है कि इसको पे करना पड़ेगा अगल बगल जितने भी रेसिडेंशियल एरिया है, क्योंकि उसकी राइट नहीं है कि वो उस एरिया को पॉल्यूट करे। ठीक है, प्रॉपर्टी राइट क्लियर डिफाइन होने के कारण। और अगर प्राइवेट पर्सन अगर अगर उसको पता है कि वो पॉल्यूट कर सकता है, तो नो बडी कैन आस्क हिम टू पे फॉर दैट। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, आपको जाके लीगली या कहीं थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये नेगोशिएशन दो पार्टी के बीच में ही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें याद रखना एजम्पशन यही है कि प्रॉपर्टी राइट क्लियर हो और लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो। ठीक है, एग्जाम्पल फैक्ट्री वर्सेस रेसिडेंट्स का ले लो। ठीक है, पर ये रियलिटी में कभी पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। ठीक है, और ये रियल वर्ल्ड में काम ही नहीं कर सकता है, मतलब इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए कोस्ट थ्योरम को प्रैक्टिकल नहीं माना गया, जबकि पिग्यूवियन सोल्यूशन जो इन्वायरमेंटल एक्सटर्नैलिटी है उसके लिए बेस्ट माना गया। और इन्वायरमेंटल एक्सटर्नैलिटी का क्या मतलब है कि पॉल्यूशन इसमें एक रोल प्ले करता है, जो कि वो एक निगेटिव एक्सटर्नैलिटी की तरह ट्रीट होता है, जिसमें इन्वायरमेंटल एक्सटर्नैलिटी का मतलब ये है कि प्राइवेट कॉस्ट जो है, जो प्राइवेट पर्सन डैमेज कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे, उस पर कम पड़ता है। इनफैक्ट जो हम सोशल सोसाइटी है वो ज्यादा बियर करती है उसके प्रोडक्शन, उसकी प्रॉफिट के लिए, इसे ही बोला गया है। ठीक है, ओके, देन अब हम बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंटल गुड। जस्ट अ सेकेंड। तो देखो, हमने टोटल इकोनॉमिक वैल्यू की बात करें तो टोटल इकोनॉमिक वैल्यू मींस होता है यूज वैल्यू प्लस नॉन यूज वैल्यू। बस वैल्यूएशन मतलब कि हमने इतनी सारी इन्वायरमेंट की चीजें पढ़ गए, इकोनॉमिक में हमने कॉस्ट निकाल लिया। ठीक है, पर हमें समझना तो होगा कि हम वैल्यू कैसे करते हैं इन्वायरमेंट में यार, इस चीज की हम मतलब कैलकुलेट कैसे करते हैं कि हम कितना नुकसान कर रहे हैं, इसका हमको इतना 100 रुपए देना पड़ेगा कि 200 रुपए देना पड़ेगा। उसी चीज के लिए सर्टेन मेथड्स लाए गए हैं, जैसे कि एक टोटल इकोनॉमिक वैल्यू फ्रेमवर्क लाया गया जिसमें यूज वैल्यू प्लस नॉन यूज वैल्यू को हम प्लस करते हैं। ठीक है, टाइप्स क्या क्या है, यूज में जो आते हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ जाते हैं, नॉन यूज में एग्जिस्टेंस और बीक्वेस्ट लेते हैं। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला में भी देख चुके हैं, एक बार उसको भी क्रोनोलॉजी वीडियो में अच्छे से देख लेना, जिससे कि वो दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या यूज वैल्यू में क्या लेते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, और नॉन यूज वैल्यू में बीक्वेस्ट और एग्जिस्टेंस वैल्यू लेते हैं। मतलब पीपल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं इवन इन्वायरमेंट की इवन विदाउट यूजिंग इट। ठीक, वैसे इसका कोर आइडिया यही है कि पीपल जो है वैल्यू करेंगे इन्वायरमेंट की बिना यूज इवन विदाउट यूजिंग इट ऑल्सो। ठीक है, तो टोटल इकोनॉमिक वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यूज वैल्यू प्लस नॉन यूज वैल्यू, बस इसका यही था। ठीक है, अब बात करते हैं कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड। इसका आइडिया सिर्फ यही था ना कि सर्वे में पूछो कि हाउ मच विलिंग टू पे। एक सर्वे करो, उसमें लोगों से पूछो कि तुम इन्वायरमेंट, गुड इन्वायरमेंट के लिए कितना पे करने के लिए राजी हो। ठीक है, ये एक तरह का मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि ये हाइपोथेटिकल बायस है, स्ट्रेटेजिक बायस है। ठीक है, ये बस इसका क्रक्स यही है ना कि ओनली मेथड फॉर नॉन यूज वैल्यू, बट ये बायस्ड आता है। ठीक है, कि इसमें मतलब ये बस नॉन यूज वैल्यू के बारे को ही मतलब जो है यूज इसमें जो है नॉन यूज वैल्यू ही कैलकुलेट करते हैं, और ये जो है बायस रिजल्ट दे देता है कभी कभी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक तरह का एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो हम लेके चलते हैं, पूछेंगे सारे लोगों से सर्वे कि आप गुड इन्वायरमेंट के लिए कितना पे करने के लिए राजी हो और कितना कंपनसेट करने के लिए राजी हो। ठीक है, विलिंगनेस टू पे और विलिंगनेस टू एक्सेप्ट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, ओके, देख लो, इट क्रिएट अ हाइपोथेटिकल मार्केट, एक हाइपोथेटिकल मार्केट बनाता है जिसमें हम सर्वे से पूछते हैं रिस्पोंडेंट से कि आप कितना विलिंगनेस टू पे हो एक अच्छे इन्वायरमेंटल गेन के लिए या इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट के लिए, और दूसरा ये देखते हैं कि विलिंगनेस टू एक्सेप्ट कितना है आपका, कंपनसेट कितना करने के लिए रेडी हो फॉर एन इन्वायरमेंटल लॉस। ठीक है, ओके, देन अब देखते हैं हम हेडोनिक प्राइस मेथड को। हेडोनिक प्राइस मेथड जो है, हेडोनिक प्राइसिंग जो है, ये इन्वायरमेंट वैल्यू को बताती है। ठीक है, हेडोनिक प्राइस इन्फर द वैल्यू ऑफ ए इन्वायरमेंटल गुड फ्रॉम इट्स अफेक्ट ऑन मार्केट प्राइस। तो हेडोनिक प्राइसिंग का मतलब है कि इन्वायरमेंट वैल्यू को रिफ्लेक्ट करती है हाउस प्राइस में। ठीक है, कि एग्जांपल क्लीन एरिया में एक्सपेंसिव हाउस होगा, अनक्लीन एरिया में लो एक्सपेंसिव हाउस होगा। तो हाउसिंग टर्म में हम देखते हैं कि क्लीन एरिया में कितना, क्लीनर एरिया में हाइयर हाउस प्राइस है। ठीक है, तो ये डिफरेंस किससे पता चलता है, विलिंगनेस टू पे पे इंसान के, कि क्लीन एयर के लिए, क्लीन अच्छी एमेनिटीज के लिए, सोसाइटी के लिए कोई कितना पे करना चाहता है सेम स्क्वायर फीट ऑफ फ्लैट या मकान
के लिए, ठीक है। और वही जो डर्टी एरिया है, क्या वो उसके लिए भी सेम पे करना चाहता है? तो ऐसा तो जनरली हमें पता ही है, इसी के लिए सब हाई पे करना चाहेंगे, विलिंगनेस, ठीक। इसे कहते हैं रियल मार्केट डाटा पे ये बेस्ड है, ठीक। हेडोनिक प्राइस मेथड बेसिकली याद रखना, हम किसके लिए, रिफ्लेक्टेड इन हाउस प्राइसेस, ठीक है। इन्वायरमेंटल वैल्यू में रिफ्लेक्ट करता है हाउस प्राइसेस पे। क्लीन एरिया के लिए एक्सपेंसिव हाउसेज हम वो करते हैं सेल, बस यही है हेडोनिक प्राइस मेथड। ट्रेवल कॉस्ट मेथड का आइडिया था कि ट्रेवल एक्सपेंस जो है वो किसके बराबर हो, वैल्यू ऑफ प्लेस के। मतलब कि ये क्या रिवील करता है कि पीपल रिवील द वैल्यू ऑफ नेचुरल साइट बाय व्हाट दे स्पेंड टू विजिट इट। मतलब अगर मान लो हम जाना चाहते हैं बार बार माउंटेन्स एरिया पे, हिल एरिया पे, तो उससे क्या रिवील होता है कि वो माउंटेन एरिया कितनी इंपॉर्टेंट है, उनकी कॉस्टिंग, हम उसके लिए इतना ट्रेवल कॉस्ट लगा के जा रहे हैं वहां पे घूमने, मतलब वो एरिया जो है घूमने के लिए इतनी इनरिच है, उतना ज्यादा उसकी कॉस्टिंग इस तरह पता लगाते हैं। मतलब ट्रेवल एक्सपेंस हम खर्च कर रहे हैं माउंटेन देखने जाने के लिए, मतलब माउंटेन जो नेचुरल साइट है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। बस यही पता चलता है ट्रेवल कॉस्ट मेथड से। जैसे कि नेशनल पार्क विजिट भी देख लो, कि आप बार बार अगर पैसे लगा के उसको विजिट करने जा रहे हो, मतलब उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये मेजर करता है रिक्रिएशनल वैल्यू को ज्यादातर, ठीक है। ओके, और ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं डोज रिस्पॉन्स एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। इसमें हमने क्या देखा था कि डोज रिस्पॉन्स जो है लिंक किससे है, पॉल्यूशन लेवल से टू फिजिकल डैमेज, ठीक है, पॉल्यूशन लेवल टू फिजिकल डैमेज से। एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट वैल्यू द इन्वायरमेंट बाय कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एंड और रीस्टोरिंग व्हाट इट प्रोवाइड। मतलब कि डोज रिस्पॉन्स जो है बेसिकली रिलेटेड है पॉल्यूशन टू फिजिकल डैमेज, ठीक है, लिंक करता है पॉल्यूशन लेवल को फिजिकल डैमेज से, ठीक। और रिप्लेसमेंट में क्या है कि कॉस्ट कितना लग रहा है रिप्लेस करने में नेचुरल रिसोर्स को मैनमेड से, ठीक है। इसे हम कहते हैं डोज रिस्पॉन्स एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। ये एक तरह का इनडायरेक्ट वैल्यूएशन मेथड है, ठीक है। इसको देखें तो क्या डोज रिस्पॉन्स मेथड estimate environmental damage by establishing a physical relationship between pollution exposure and harm, कि pollution exposure and harm में फिजिकल रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। फर्स्ट डोज रिस्पॉन्स फंक्शन जो था वो स्टेब्लिश हुआ था थ्रू एपिडेमियोलॉजिक एंड एक्सपेरिमेंटल डाटा से, उन्होंने कि एक फर्स्ट डोज रिस्पॉन्स फंक्शन दिया था। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप बिटवीन पार्टिकुलेट मैटर कंसेंट्रेशन एंड रिस्पायरेटरी हॉस्पिटल एडमिशन। मतलब देखो उन्होंने कैसे फाइंड किया था कि जो फिजिकल डैमेज को कैसे उन्होंने पॉल्यूशन से रिलेशनशिप बताया था। उन्होंने बताया था कि अगर मान लो जो पार्टिकुलेट मैटर से हमको हार्म हो रहा है, ठीक है, जो हार्मफुल पार्टिकुलेट मैटर है उनसे हमें जो हार्म हो रहा है, और हमें जिस उस प्रॉब्लम के लिए कितना हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, उससे हमें कितना डैमेज हो रहा है, ये हम कैसे रियल लाइफ में कैलकुलेट कर पा रहे हैं फिजिकली। ये जो है इस तरह से डोज ने अपना ये फंक्शन बनाया था, ठीक है। ओके, मतलब कि बिटवीन एक तो ये देख लिया हमने पार्टिकुलर मैटर एंड हॉस्पिटल एडमिशन का रिलेशनशिप। दूसरा ओजोन लेवल एंड क्रॉप यील्ड लॉस पे, कि ओजोन के मतलब इंक्रीज होने से कितना क्रॉप जो है वो नुकसान हो रहा है। तो ये सब क्या है, फिजिकल डैमेज है जो कि हम मार्केट प्राइस में वैल्यू कर सकते हैं। जैसे कि हेल्थ केयर कॉस्ट फॉर हॉस्पिटल एडमिशन, मार्केट प्राइस फॉर क्रॉप लॉसेस, प्रोडक्टिविटी लॉसेस फॉर इलनेस, ये सारी चीजें हमने फिजिकल डैमेज कैलकुलेट कर लिया किसके थ्रू, बाय पॉल्यूशन या इन्वायरमेंटल मतलब डिग्रेडेशन के कारण ये सब हमें फिजिकल डैमेज हो रहा है, ठीक है। तो ये मेथड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या बताती है, वेयर मार्केट प्राइस फॉर डैमेज एग्जिस्ट एंड द डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप इज वेल एस्टेब्लिश्ड। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट हम देखते हैं एनवायरमेंटल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में हमने देखा था कमांड एंड कंट्रोल, एक इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड जो गवर्नमेंट द्वारा लाई जाती है, मतलब गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल सेट करती है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि ये इनइफिशियंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है एक ही स्टैंडर्ड वो 100 यूनिट का सेट कर देते हैं। अगर मान लो कोई 1000 यूनिट का पॉल्यूशन कर रहा है कंपनी, और कोई 99 यूनिट का कर रहा है, या कोई 100 यूनिट का ही सिर्फ पॉल्यूशन कर रहा है, तो उसको भी इतना ही कम करना है और 1000 वाले को ही इतना ही कम करना है, जबकि वो 900 यूनिट ज्यादा पॉल्यूशन कर रहा है। तो ये मतलब डिस्क्रिमिनेटरी हो जाता है कमांड एंड कंट्रोल में, ठीक है। तो ये एक इनएफिशिएंट मेथड माना गया है। मतलब सिंपल
और कॉस्टली तो है ही, बाकी ये इनएफिशिएंट भी है, ठीक है। अब बात करते हैं पिगीवियन टैक्स की, हमने जिससे बात की, और ट्रेडेबल परमिट की। तो पिगीवियन टैक्स है पॉल्यूशन पर टैक्स लगाओ, सिंपल, जितना जो पॉल्यूशन कर रहा है उस पर टैक्स लगाओ, और इसके रिजल्ट क्या होता है कि फर्म जो है रिड्यूस करती है पॉल्यूशन, जैसे ही उनके जेब से पैसा जाएगा वैसे ही वो पॉल्यूशन रिड्यूस करने जाएंगे, ठीक है। तो ये प्राइस बेस्ड कंट्रोल है पिगीवियन टैक्स। ट्रेडेबल परमिट की बात करें तो पॉल्यूशन पे लिमिट सेट करो, ठीक है। पॉल्यूशन पे अगर आप लिमिट सेट करोगे तो लिमिट मान लो ए कंपनी और बी कंपनी है, ठीक है, तो लिमिट सेट करो कि एक देख लो कि कितना ए प्रोडक्शन कर रही है, कितना जरूरी है, सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद मान लो ए को मैंने 60 का परमिट दिया कि तुम 60 तक पॉल्यूशन कर सकते हो, बी को मैंने 40 का ही दिया क्योंकि तुम 40 ही करो, तुम्हारा तुम कर सकते हो, इतना मिनिमाइज, इतना बड़ा प्रोडक्शन भी नहीं है, जो भी चीजें देख के हमने परमिट दिया, तुम 60 करो यूनिट पॉल्यूशन, तुम 40 तक कर सकते हो, उससे ज्यादा करोगे तो तुम पे टैक्स लगेगा, जो भी है पेनाल्टीज लगेंगे, ठीक है। तो पॉल्यूशन लिमिट सेट करना है, फिर परमिट ट्रेड करना है। अगर मान लो कि ये जो ए वाला है ये अपना 20 तक ले आ देता है, ठीक है, और ये 0 भी नहीं कम कर पाता है, ये 10 ही कम कर पाता है, तो इसके पास जो है ये 20 तक अपना रिड्यूस कर पाता है, तो इसके पास एक्स्ट्रा है ना 40, तो वो ये 40 जो है ये सेल कर सकता है इसको, ठीक है। और इस तरह क्या हो जाएगा कि ट्रेड, ये जो परमिट जो रिड्यूस किया है इसको ट्रेड कर देगा बी को, तो इससे क्या होगा कि दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है, और दोनों इक्वल आ जाएंगे, या फिर कोई ज्यादा करेगा कोई कम करेगा, मतलब बैलेंस प्रोपोर्शनल, सबने ही कम करके जो हमें ओवरऑल रिजल्ट लेना था एनवायरनमेंट क्लीन करने का, वो तो हमारा अचीव हो जाएगा इससे, इस ट्रेडिंग से, ठीक है। तो ये है एफिशिएंट एलोकेशन है, इससे एफिशिएंट एलोकेशन होता है, और ये क्वांटिटी बेस्ड कंट्रोल है, ठीक। हमने इसको देखा था, कमांड एंड कंट्रोल को क्या था, प्राइस बेस्ड कंट्रोल था, और ये क्या है, क्वांटिटी बेस्ड कंट्रोल है, अंडरस्टूड। ये हमारा ओवरऑल इन्वायरमेंट खत्म हो चुका है, ब्लॉक 5 तक हमने देख लिया इसी वीडियो में। अब हम ब्लॉक 6 पे पहुंचते हैं, जो कि मेन है फर्टिलिटी कॉन्सेप्ट, मेजर्स एंड डाटा। सो लेट्स सी। देखो, फर्टिलिटी कॉन्सेप्ट में हम कोर थीम क्या है वो क्या समझते हैं, तो फर्टिलिटी बताता है कि पॉपुलेशन में कितने बच्चे बॉर्न हो रहे हैं, और ये फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ को डिटरमाइन करता है, ठीक है। कि क्या बताता है फर्टिलिटी कॉन्सेप्ट, कि कितने बच्चे जो है एक्चुअल रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस, ठीक है। फर्टिलिटी बताता है कि पॉपुलेशन में कितने बच्चे बॉर्न हो रहे हैं, और ये फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ को भी डिटरमाइन करता है, ठीक है। फर्टिलिटी एंड फेकनिडिटी का कॉन्सेप्ट दो डिफरेंट चीज है, ठीक है। अब देखो, फर्टिलिटी मीन्स क्या है कि एक्चुअल बर्थ, ठीक। फेक्यूनिटी का मतलब क्या है, बायोलॉजिकल कैपेसिटी, ठीक है। एक वुमेन बायोलॉजिकल कैपेबल तो है, बट शी चूजेस नॉट टू हैव द चिल्ड्रन, उसकी फर्टिलिटी 0 है, ठीक है। फर्टिलिटी का मतलब हुआ एक्चुअल बर्थ, और फेक्यूनिटी मतलब एक वुमेन जो है फर्टाइल तो है, पर वो क्या है, मतलब कैपेबल तो है बायोलॉजिकली, पर वो चुन रही है कि वो बच्चा नहीं करेगी, और उसकी फर्टिलिटी जो है 0 है, उसी को बोलते हैं फेक्यूनिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, तो अगर इसमें हम डाटा देखें तो क्या है कि क्रूड बर्थ रेट की बात हुई है, ठीक है, क्रूड बर्थ सीबीआर, ये क्वेश्चन पूछा था मैच करने के लिए सीबीआर का फॉर्मूला, ठीक है। फिर हम बात करेंगे जनरल फर्टिलिटी रेट की, क्रूड बर्थ रेट पहला, दूसरा जनरल फर्टिलिटी रेट, एंड तीसरा एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, ठीक है, और चौथा हम बात करेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट की, ठीक है, चौथा टोटल फर्टिलिटी रेट की। तो अब देखते हैं क्रूड बर्थ रेट के बारे में। तो क्रूड बर्थ रेट जो है वो क्या होता है, क्रूड बर्थ रेट होता है बर्थ अपॉन में टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000, ठीक है। बर्थ अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, इनटू 1000 जो होता है वो हमारा होता है क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। बर्थ अपॉन में टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000, मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि क्रूड मींस क्रूड है क्योंकि डिनोमिनेटर में सब लोग आ जा रहे हैं, तो इंक्लूडिंग मैन, चिल्ड्रन, ओल्ड, टोटल पॉपुलेशन ले रहा है ना, तो इसमें सब कोई आ जाएंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग मैन, चिल्ड्रन, ओल्ड, सारे लोग आ जाएंगे। तो ये क्रूड बर्थ रेट हमारा क्या कह रहा है कि टोटल बर्थ कितना हो रहा है टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, और 1000 से मल्टीप्लाई करके इन अ गिवन एरिया हम CBR निकाल ले रहे हैं। इसमें क्या है, इट इज द सिंपलेस्ट फर्टिलिटी मेजर बट क्रूड बिकॉज द डिनोमिनेटर इंक्लूड्स मैन, चिल्ड्रन एंड एल्डरली, हमने देख लिया। पीपल हु कैन नॉट बियर चिल्ड्रन, इंडिया की CBR जो है अप्रोक्सीमेटली 19.7 पर 1000 है 2020 के SRS डाटा के हिसाब से, कि हमारा जो CBR रेट है वो 19.7 है पर 1000 पे, ठीक है, पर 1000 पे हमारा जो है 19.7 है 2020 की SRS डाटा जो आती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है।
ओके फिर हम देखते हैं जनरल फर्टिलिटी रेट। जनरल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो जनरल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि बर्थ जो है वुमेन कितना दे रही है, मतलब इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ जीएफआर जो है सिर्फ प्रोडक्टिव, ओनली प्रोडक्टिव वुमेन को इंक्लूड करता है, मतलब कि बर्थ अपॉन में वुमेन, ठीक है। वुमेन कौन सी 15 से 49 की एज में जो है इंटू 1000। तो जनरल फर्टिलिटी रेट क्या ले रहा है, सिर्फ प्रोडक्टिव वुमेन का ले रहा है, ठीक। हमने क्रूड बर्थ रेट में क्या किया, टोटल पॉपुलेशन से बर्थ निकाला, और जीएफआर में हम क्या कर रहे हैं, जो वुमेन 15 से 49 के बीच में है, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव वुमेन है उनको बस इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। ये बेटर देन होता है क्रूड बर्थ रेट, ठीक। ओके अब इसके बाद हम बात करते हैं एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, ASFR। ये क्या है, डिफरेंट एज ग्रुप में फर्टिलिटी पैटर्न बताता है, ठीक है, कि डिफरेंट एज ग्रुप में कैसा है फर्टिलिटी रेट। एग्जांपल मान लो कि 20 से 24 के एज ग्रुप में हाईएस्ट फर्टिलिटी होती है यूजुअली, ठीक है। तो ये हमें काम किस लिए आता है, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में कि अर्ली मैरिज हो, कि टीनेज प्रेगनेंसी की एज क्या होनी चाहिए, या फिर कितना सही है, कब तक चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी वुमेन की हो पाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट बताता है, ठीक है, इससे हेल्प मिलती है। तो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का क्या काम है कि डिफरेंट एज ग्रुप में फर्टिलिटी पैटर्न बताता है। जीएफआर का क्या काम है कि ओनली प्रोडक्टिव वुमेन इंक्लूड करता है, उनसे जो है हमारा बर्थ रेट निकालता है, ठीक है। क्रूड बर्थ रेट में सब हम मैन चिल्ड्रन ओल्ड सब लेते हैं, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। ओके अब हम आते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में देखते हैं। तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है सबसे वाइडली यूज्ड मेजर है। तो इसमें ये पता चलता है कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन कितने हैं, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन कितने हैं, ये किसका सम है, जो हमने अभी एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट निकाला है ASFR का, ठीक है, ये बेस्ड किस पे है, ASFR पे, ठीक है। तो इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कितनी है, 2.0, ठीक है। टीएफआर जो इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट है अभी 2.0 है अकॉर्डिंग टू NFHS डाटा, ठीक है। NFH डाटा क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, ठीक है। तो जो NFH5 हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की फर्टिलिटी रेट है वो 2.0 है, ठीक है। और इसका रिप्लेसमेंट लेवल क्या है, 2.1 फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। मतलब इंडिया जो है बिलो रिप्लेसमेंट है, बिग माइलस्टोन हमने अचीव किया है, ठीक है। और मतलब कि देखो टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 और हम रिप्लेस मतलब हम कम कर रहे हैं अपनी, मतलब जो प्रोडक्टिव मतलब हम जितना ओवर पॉपुलेट हो रहे थे उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, अब लोग एजुकेट हो रहे हैं और कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो उस रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 हो गया है, ठीक है। ओके अब बात करते नेट रिप्रोडक्शन रेट, GRR, NRR एंड GRR फॉर मोर्टेलिटी, ठीक है। तो GRR एंड NRR, GRR जो होता है वो यूज होता है ओनली फॉर डॉटर्स, ठीक है, ओनली फॉर डॉटर्स जो है ये यूज होता है GRR। एंड NRR किस लिए होता है, डॉटर सर्वाइविंग टू मदर एज, ठीक है, जो डॉटर जो अपनी मदर एज तक सर्वाइव करती हैं उसको इंक्लूड करते हैं नेट रिप्रोडक्शन, मतलब डॉटर सर्वाइविंग टू मदर एज NRR में लेते हैं, GRR में सिर्फ डॉटर्स को लेते हैं, ठीक है। तो NRR जो है 1 है, मतलब कि पॉपुलेशन जो है स्टेबल है, ठीक। ओके तो ये हो गया हमारा फर्टिलिटी का कोर कॉन्सेप्ट एंड मेजर्स के बारे में। अब देखो बात करें अगर इम्पोर्टेंट डाटा की, तो जो एग्जाम में डायरेक्टली ही पूछा जाता है कि की पॉइंट्स कौन कौन से इसमें से हम निकाल सकते हैं। तो की पॉइंट ये है कि जो हमारा TFR है वो जो है कितना है, TFR जो है हमारा 2.0 है, मतलब बिलो रिप्लेसमेंट है, ठीक है, ये बिलो रिप्लेसमेंट है, ठीक। अगर बात करें बिहार, बिहार का जो है ना वो 3.0 है, मतलब हाईएस्ट है, बिहार जो है 3.0 पे है, हाईएस्ट है, ठीक। सिक्किम जो है वो लोएस्ट है, सिक्किम में क्या है 1.1 है, सिक्किम में रिप्लेसमेंट लेवल 1.1 है, बिहार में 3.0 है, हाईएस्ट है, मतलब वो नेशनल लेवल से ज्यादा ही है वहां पे, ठीक है। मतलब वो नेशनल पे तो 2.0 पर बिहार में ज्यादा ही है, ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन कह सकते हो। सिक्किम में 1.1 है, ठीक है, लोएस्ट है। उसके बाद देखते हैं CPR जो है 67% है, ये करंट डाटा के हिसाब से मतलब मैंने दिया है। अनमेट नीड,
आप एक बार ये जो है NFHS जो 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डाटा है, एक बार आप अपने थ्रू जाके पढ़ लेना तो समझ आ जाएगा। और मीन एज एट फर्स्ट बर्थ कितना है? मीन एज एट फर्स्ट बर्थ है 21.2। पहला पहला मतलब जो बर्थ है 21.2 पे एवरेज वुमेन दे रही है, ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा, हमने क्या देखा, बिहार में 3.0 है, तो क्या मीन्स है कि एजुकेशन से रिड्यूस होती है ना फर्टिलिटी। तो इलिटरेट वुमेन, मतलब ऐसा इलिटरेट नहीं कह सकते, पर लैक ऑफ लिटरेसी तो बिहार में है, इस वजह से 3.0 है। पर वही जो एजुकेटेड है वहां पे क्या है, 1.1 है फर्टिलिटी रेट, ठीक है। मतलब वो बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी नहीं, समझो कि वो कितना कर रही हैं, ठीक है, एवरेज रिप्रोडक्शन कितना हो रहा है, ठीक है। ओके, फिर आते हैं अच्छा, अब एसआरएस और एनएफएचएस डाटा में, नेशनल एसआरएस और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डाटा में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो एसआरएस जो है वो एनुअल डाटा है, ठीक है, ये एनुअल डाटा निकलता है और ये लेस डिटेल होता है, ठीक है। एसआरएस जो है एनुअल डाटा है और लेस डिटेल होता है, और जो ये एनएफएचएस है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस, ये डिटेल्ड होता है, डिटेल सर्वे होता है, एंड एवरी फ्यू ईयर्स में निकलता है, ठीक है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि हर साल निकलेगा, एवरी फ्यू ईयर्स में निकलता है। एसआरएस जो है टाइमली होता है पर लेस डिटेल्ड होता है, एनएफएस जो है डिटेल्ड होता है बट पीरियोडिक होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 2019 से 21 के बीच में की फर्टिलिटी डाटा क्या है, ठीक है। तो एनएफएचएस जो है इंडिया का मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव हाउस होल्ड फर्टिलिटी एंड हेल्थ सर्वे बताता है, ठीक। इट शोज इंडिया हैज रीच्ड बिलो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी नेशनली बट विथ वाइड रीजनल वेरिएशन, ठीक। ये बता रहा है कि हम क्या पहुंचे तो हैं, कि मतलब बिलो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी पहुंचे तो है नेशनली, पर बहुत सारे वेरिएशन है स्टेट वाइज, ठीक। ओके, एसआरएस हमारा ये फर्टिलिटी का हमने कोर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था कि रेफर टू एक्चुअल रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस, कितने चिल्ड्रन बॉर्न हो रहे हैं, ठीक। अभी हमने उसमें सारे मेजर्स देख लिए, कौन कौन से, एस जी जी GFR देख लिया, मतलब ग्रॉस फर्टिलिटी, जनरल फर्टिलिटी रेट देखा, क्रूड बर्थ रेट देखा, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट देखा, टोटल फर्टिलिटी रेट देखा, नेट रिप्रोडक्शन रेट देखा, और GRR देखा फॉर मोर्टेलिटी। ओके, अब हम देखते हैं एनएफएचएस डाटा। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 5th राउंड में हुआ है, वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग 2019 टू 21, ठीक है, एंड कवर कितने, इतने हाउस होल्ड्स को कवर करता है सारे स्टेट्स में एंड यूनियन टेरिटरीज में। इसमें की फाइंडिंग क्या है ये हमें देखना है। तो नेशनल TFR हमने देखा कि टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 है, बिलो रिप्लेसमेंट लेवल हमने देख लिया है, जो कि 2.1 हमने डिसाइड किया था, सॉरी 2.1 हम पहुंच गए हैं, और 2.0 जो है नेशनल टोटल फर्टिलिटी रेट डिसाइडेड था, एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है। हाउएवर मैसिव रीजनल वेरिएशन आया है इसमें, ठीक है। हमने देख लिया कि बिहार का जो है वो 3.0 आया है, जो कि हाईएस्ट है पूरे स्टेट में। सिक्किम का 1.1 आया है, लोएस्ट है। उत्तर प्रदेश का टोटल फर्टिलिटी रेट भी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुआ है, 2.4 आया है फ्रॉम 3.8। जो जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे तीसरा हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश का 3.8 था, पर हमने अपनी रिड्यूस करके फर्टिलिटी रेट कितने पे लाया, 2.4 पे। देखो, रिड्यूस करना फर्टिलिटी रेट अच्छी बात है, क्योंकि हम ओवर पॉपुलेटेड हो गए, वी आर 1 बिलियन पॉपुलेशन। तो मतलब हम जो है लैक ऑफ एजुकेशन के कारण 4-4 5-5 बच्चे वुमेन्स करती थी, तो अब जो है उसको कम कर किया गया है, और स्टेट वाइज ये डाटा हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से बिहार जो है वो 3.0, मतलब वो हाईएस्ट है पूरे स्टेट्स में, ठीक है। वहां नहीं हो रहा है क्योंकि वहां लैक ऑफ लिटरेसी है, ठीक है, वहां पे अभी भी। पर उत्तर प्रदेश ने भी कम किया है 3.8 से अपना 2.4, और सिक्किम तो बहुत ही अच्छा किया है, इसने 1.1 लोएस्ट जो स्टेट है उसकी टोटल फर्टिलिटी रेट सिक्किम में है, ठीक है। ओके, साउदर्न स्टेट में तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका वो भी बिलो रिप्लेसमेंट लेवल पे आ गए हैं, ठीक है। जितना नेशनली हमने डिटरमाइन किया था उससे जो है जो कम इन लोग कम फर्टिलिटी कर रहे हैं बल्कि अचीव कर रहे हैं, वो है आंध्र प्रदेश के भी स्टेट्स हमने देख लिया कि ये सारे जो है बिलो रिप्लेसमेंट लेवल पे आ गए। कंट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट जो है CPR, जिसे हमने कहा, अभी मैंने ऊपर ये सारा डाटा पहले ही बता दिया,
7% आया है, ठीक है, नेशनली कंट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट, ठीक है, 67% नेशनली है, और मॉडर्न मेथड के हिसाब से 56.5% है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये देखना सीपीआर जो हमारा 67% है नेशनली। उनमेट नीड जो फॉर फैमिली प्लानिंग कितना है, 9.4% है, कि अभी जो उनमेट नीड है ये क्या करता है, फैमिली प्लानिंग को देख, फैमिली प्लानिंग कितने लोग कितने परसेंट में हो रही है, तो 9.4% में, ठीक है। वुमेन विथ नो स्कूलिंग हैव, देखो बता रहा है कि जो वुमेन स्कूल नहीं जाती है उनका टीएफआर रेट जो है 3.0 है, कंपेयर टू 1.7 फॉर वुमेन विथ 12 और मोर ईयर ऑफ एजुकेशन। जिनके पास 12 साल से अधिक एजुकेशन है उनकी फर्टिलिटी रेट कम है, पर जिनके पास जो स्कूल ही नहीं जा पाती हैं उनकी फर्टिलिटी रेट 3.0 है, ठीक है। ये हमने देखा बिहार और सिक्किम के केस में, ठीक है। ओके, अब देखते हैं एडोलसेंट बर्थ रेट 15 से 19 साल के बीच में क्या कह रहा है, 6.8% ऑफ वुमेन जो है 15 से 19 साल के बीच में वो चाइल्ड बियर करना शुरू कर दे रही, ऑलरेडी बिगन टू चाइल्ड बियरिंग, ठीक है। 15 से 19 साल की ही बच्चियां जो है चाइल्ड जो है 6.8% ऐसी वुमेन है जो 15 से 19 साल के बीच में ही जो है वो कंसीव करना शुरू कर दे रही है, ठीक है। फिर मीन एज एट अभी भी इतनी हमारी मतलब जो अवेयरनेस के बाद भी ऐसा हो रहा है, ठीक है। मीन एज एट फर्स्ट बर्थ जो है 21.2 ईयर्स है, पर पहला जो फर्स्ट बर्थ जो है 21 साल, मतलब एवरेज निकाला गया पूरी कंट्री का, तो 21 साल पे पहला जो बर्थ है वो वुमेन दे रही है, ठीक है। ओके, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस, जो कि ये भी फर्टिलिटी डाटा को बताता है। एसआरएस जो है इंडिया का कंटिन्यूअस वर्चुअल वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, जो कि एनुअल फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी को एस्टिमेट करता है, ठीक है, मोर टाइमली देन एनएफएचएस। हमने देख लिया एनएफएचएस और एसआरएस में क्या डिफरेंस है, कि ये ज्यादा टाइमली होता है और ये किसका क्या बताता है, एनुअल फर्टिलिटी रेट एंड मोर्टेलिटी को एस्टिमेट करता है, ठीक। तो देखें तो इसमें क्या कह रहा है कि ये जो है ऑपरेट होता है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइड करता है एनुअल एस्टिमेट ऑफ बर्थ रेट, डेथ रेट एंड अदर स्टेटिस्टिक्स फॉर इंडिया, ठीक है। मेजर स्टेट्स एंड रूरल अर्बन एरियाज के बारे में भी बताता है, ठीक है, इंडिया के। तो एसआरएस जो है वो डुअल रिकॉर्ड सिस्टम है, किसका, इंडिपेंडेंट इन्यूमरेशन एंड कंटिन्यूअस रजिस्ट्रेशन। ये डुअल रिकॉर्ड करता है इंडिपेंडेंट इन्यूमरेशन एंड कंटिन्यूअस रजिस्ट्रेशन का with periodic reconciliation to estimate vital rates, okay। अब देखो की एसआरएस देखते हैं कि एसआरएस डाटा फर्टिलिटी का क्या आता है। तो एसआरएस जो है स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट है, 2020 में आया था, लेटेस्ट अवेलेबल है, ठीक है, 2020 का ही हमारे पास। और इंडिया के जो सीबीआर क्रूड बर्थ रेट है इसने क्या बताया है, 19.5 पर 1000 पॉपुलेशन 2020 तक, और रूरल सीबीआर क्या बताया, 20.9, अर्बन सीबीआर 16.4, एंड ये बताता है कि कितना रूरल और अर्बन में डिफरेंस है, ठीक है। रूरल 20.9 है और अर्बन जो 16.4 है, ठीक। क्रूड बर्थ रेट जिसे हम टोटल पॉपुलेशन, मैन वुमेन चिल्ड्रन सारा चीज ले लेते हैं और बर्थ रेट देखते हैं, तो रूरल में जो है ज्यादा है, ऑब्वियसली हमारे केस में हमें जनरली भी पता है कि जो रूरल है वो ज्यादा है और अर्बन जो है वो कम है, ठीक है। टीएफआर जो हम एस्टिमेट करते हैं 2.0 नेशनली 2020 में, हम जो टोटल फर्टिलिटी रेट एस्टिमेट करते हैं किस पे, 2.0 नेशनली हमने डिटरमाइन किया है 2020 में, ठीक है। स्टेट वाइज हमने देख लिया है, इसी चीज को रिपीट में आ गया, ठीक। चलो अब हम देखते हैं मोर्टेलिटी को, कॉन्सेप्ट को। मोर्टेलिटी कंसेप्ट जो है वो क्या है, मोर्टेलिटी जो है मेजर करता है डेथ्स को, ठीक है। मोर्टेलिटी क्या बताता है कि पॉपुलेशन में डेथ्स कितनी हो रही हैं और हेल्थ स्टेटस क्या है, ठीक है। तो अगर मोर्टेलिटी डाटा पे देखें तो मोर्टेलिटी जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ डेथ बताता है, उसमें हम देखेंगे 3-4 कॉन्सेप्ट। वो पहला देखेंगे सीडीआर, ठीक है, सीडीआर मीन्स क्रूड डेथ रेट, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे एएसडीआर, उसी तरह बर्थ रेट की तरह हम क्रूड डेथ रेट में भी जाएंगे, एएसडीआर मतलब एज स्पेसिफिक डेथ रेट, ठीक है। और आईएमआर देखेंगे कि इन्फेंट डेथ कितनी हो रही है, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये तीसरा है, ठीक है, ये हमारा दूसरा एज स्पेसिफिक डेथ रेट, ठीक है। और ये पहला सीडीआर। तो क्या कह रहा है इस डाटा में कि सीडीआर जो है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डेथ कितनी हो रही है, ठीक है, अपॉन में क्रूड डेथ रेट कैसे करेंगे, पॉपुलेशन इनटू 1000। जैसे हमने क्रूड बर्थ निकाला तो बर्थ अपॉन में टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000 करते थे, तो डेथ भी उसी तरह निकालेंगे कि डेथ कितनी हो रही है टोटल पॉपुलेशन में इनटू
1000 के, ठीक है। इसमें इंडिया का क्या है 7.4 है पर 1000, ठीक है। पर 1000 पे हमारा 7.4 डेथ रेट है, ठीक है। इसमें एज स्ट्रक्चर को इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक। एएसडीआर में जो है एज स्पेसिफिक डेथ रेट आता है और ये करेक्ट मेजर है, ठीक है। ये मेजर करता है डेथ पर 1000 पर्सन इन स्पेसिफिक एज ग्रुप। इसमें भी हम क्या कर देते हैं, एज स्ट्रक्चर प्रॉब्लम को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ओके ये स्टैंडर्डाइज डेथ रेट कंट्रोल फॉर एज स्ट्रक्चर बाय अप्लाइंग ऑब्जर्व इस पे, यही सेम चीज है कि एसडीआर जो क्या है कि एक करेक्ट मेजर है, एज स्पेसिफिक डेथ रेट निकालते हैं, इसका डाटा दिया नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं आईएमआर की, इन्फेंट मोर्टेलिटी डेथ रेट। तो इन्फेंट डेथ कितनी हो रही है 1 साल से पहले पर 1000 बर्थ पे, ठीक है। मतलब डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ, 1000 लाइव बर्थ पे एक साल से कम बच्चों की कितनों की डेथ हो रही है, ये नापता है इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या मानता है कि इन्फेंट की डेथ कितनी हो रही है जो 1 साल से कम है पर 1000 लाइव बर्थ पे, ठीक है। तो इंडिया में जो है 35 है पर 1000 पे, 35 जो लाइव बच्चे 1 साल से पहले जो है 1000 लाइव बर्थ्स में से उनकी डेथ हो जा रही है, ठीक है। ओके ये जो है बेस्ट इंडिकेटर है डेवलपमेंट बताने के लिए, ठीक है। ओके क्योंकि अब ये देख लिया हमने 80-90 बट स्टिल हाई कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। अगर ये बता रहा है कि ये डेवलप्ड कंट्री से जो है हमारा डेवलपिंग कंट्रीज में या इंडिया में अभी भी बहुत ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, 1 साल से पहले बच्चे अभी भी बहुत ज्यादा मर रहे हैं कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं U5MR की, ठीक है। U5MR मीन्स अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट इज डेथ बिफोर एज 5, कितने अंडर, इसके नाम से ही समझ लो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट मतलब 5 साल से पहले जितनी बच्चों की डेथ हो रही है 1000 लाइव बर्थ्स पे उसको देखता है, तो वो है 42 पर 1000, हर 1000 पे 42 जो है अंडर 5 साल होने से पहले ही मर जा रहा है। और मोर्टेलिटी में क्या देखा 1 साल कंप्लीट होने से पहले जो मर रहे हैं वो 35,000 पे है और 42 किस पे है 5 साल से पहले वाले पे। एमएमआर मतलब मैटरनल डेथ कितनी हो रही है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इंपॉर्टेंट है वेरी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इज अ मैटरनल डेथ पर 1000 लाइव बर्थ्स, ठीक है। कि मैटरनल डेथ कैसे मतलब जो मदर है उसकी डेथ कैसे हो जा रही है, हम इसको किस पे नापते हैं, लैक्स पे, लैक्स लाइव बर्थ, लाख लाइव बर्थ देने पे, लाख बच्चों को पैदा करने पे मदर्स की कितनी डेथ हो जा रही है, ठीक है। वो इंडिया में 103 है, 103 है कितने पे, लाख पे, ठीक है। 1 लाख पे 103 जो है मतलब है, ठीक है। 2017-19 के डाटा के हिसाब से, जो कि अभी डाउन हुआ है फ्रॉम 254 इन 2004 एंड 6, डाउन फ्रॉम, अच्छा 2004 और 2006 में 254 मदर्स की डेथ हो जाती थी, बट अब जो है रिड्यूस होके क्या 2017 का डाटा कह रहा है कि 103 मदर्स की डेथ हो रही है 1 लाख बच्चों की बर्थ पे, ठीक है। ओके लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज द एवरेज नंबर ऑफ ईयर। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बस बेसिकली ये है कि एवरेज ईयर कितना एक पर्सन जी रहा है, जो कि 69.4 है हमारे इंडिया में, ठीक है। आप 69.4 आप जो है मतलब जी पाते हो इंडिया में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज सबकी यही है, ठीक है। फीमेल की जो है वो ज्यादा है, फीमेल जो है 70 साल तक जी पाती हैं और मेल की जो है 68 है, मतलब 2 साल कम है मेल की, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ है कि फीमेल की जो है एक्सीड हो रही है और मेल जो है 68 पे चले जा रहे हैं और फीमेल जो है 70 तक जी, एक एवरेज निकाला गया है, ठीक। अब एनएफएचएस नेशनल फैमिली हेल्थ का डाटा का हम आ, एक की पॉइंट अगर लें तो आईएमआर हमने क्या देखा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या देखा, आईएमआर जो है वो हमारा 35 है पर 1000 पे। न्यूनेटल डेथ कितनी है, मतलब इन्फेंट्स की डेथ कितनी है ये देखते हैं। न्यूनेटल डेथ जो है वो है, न्यूनेटल डेथ किसे कहते हैं, हाई है, वी क्यों है, क्योंकि वीक मैटरनल केयर के कारण, ठीक है। तो 70% इन्फेंट्स की डेथ हो जाती है, ठीक है। स्टंटिंग, यही स्टंटिंग मतलब भूखमरी के कारण 35.5%, ठीक है। एनीमिया के कारण कितने लोग मर रहे हैं, कितने चिल्ड्रंस मर रहे हैं, 67% चिल्ड्रन जो है एनीमिया के कारण मर रहे हैं। 57% वुमेन मर रही हैं, किस वजह से, एनीमिया के कारण, ठीक है। इंडिया जो है डुअल बर्डन फेस कर रहा है, मोर्टेलिटी डिक्लाइनिंग एंड मॉर्बिडिटी हाई रह रहा है, ठीक है। थैंक यू।